Assalamu alaikum students. Today's our lesson is deformation. I have already explained a little bit as an introduction of what we are going to deal with this topic. This is basically associated with the materials and the behavior of material in terms of elastic strength, extension. So it is related as an topic for engineers who select the materials to making something. जैसे मैं क्लास में बता रहा था कि अगर आपको एक ट्रम्पलिन बनानी है तो यू कैन नॉट सेलेक्ट अ हार्ड मटेरियल फॉर दैट, लेकिन अगर आप एक ब्रिज बना रहे हैं या उसका फेंस बना रहे हैं यू कैन नॉट सेलेक्ट अ मोर इलास्टिक मटेरियल फॉर दैट. तो ये बेसिकली फोर्स का और इलास्टिसिटी का रिलेशन क्या है और मुख्तलिफ मटीरियल्स का जो बिहेवियर है, जो नेचर है उनकी, वो कितनी फोर्स की एप्लीकेशंस के बाद कितनी एक्सटेंड हो जाती हैं. एक फोर्स जब अप्लाई होती है तो उनमें कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, कितनी कंप्रेशन प्रोड्यूस होती है, कितनी फोर्स के बाद वो टूट जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इसके अंदर एज जो हमारे पास एक डिफाइंड सिलेबस है उसमें रहते हुए हमने ये स्टडी करनी है. ठीक है, तो मैं ज़रा एक पूरा ओवरव्यू इस चैप्टर का लूँगा इस प्रेजेंटेशन के अंदर, और दिस विल बी ओवर लेसन नंबर 1. डेफिनेटली at least 2 to 3 lessons more are required to understand the concept related to IGCSE topic deformation. ठीक है, हुक्स लॉ एक साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में कुछ रिसर्च की और अपने कुछ लॉज बनाए. उसका लॉ क्या कहता था? वो कहता था कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस करती है. चीज़ या लंबी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी, कंप्रेशन हो जाएगी. अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेस हो सकती है, अगर आप उसको खींचते हो तो वो लॉन्गेट हो सकती है, स्ट्रेच हो सकती है. तो वो ये कह रहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली proportional to extension produced. ये हमारा लॉ है, बहुत ही बेसिक, और डिफाइन करना भी आता है. तो आप उसमें खाली लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस. मीन्स दैट कि अगर आप फोर्स इंक्रीज करेंगे तो एक्सटेंशन भी इंक्रीज हो जाएगी. इसको हम बताएंगे, लेकिन इसकी एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड इलास्टिक लिमिट इज नॉट क्रॉस्ड. Provided elastic limit is not crossed. ये हमने देखना है. Elastic limit is not crossed. Elastic limit क्या चीज़ है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा. Provided the, just मुझे करेक्शन करने दें, provided the elastic limit is not crossed. तो फिर इसमें में एक फॉर्मूला जनरेट होता है हमारे पास. F is equal to kx, where x is an extension, where x is an extension प्रोड्यूस्ड. के क्या है? कांस्टेंट है. इसको मैं ब्रीफ करूंगा आपके सामने. थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ, लेकिन मैं इसको एक लिटिल लेसन्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा. के इज अ कांस्टेंट called spring constant. स्प्रिंग कांस्टेंट. जब आप थोड़े से फेमिलियर हो जाएंगे इससे तो मैं फिर के को एक्सप्लेन करूँगा. छोटी सी बात है इससे रिलेटेड, लेकिन एक थोड़ा सा साइंटिफिक है और हमें प्रॉपर उन वर्ड्स का ख्याल रखना पड़ेगा इसको डील करते हुए.
ठीक है, ये तो हमारे पास ये बन जाता है हुक्स लॉ। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी बड़ी आसान है कि आप फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे मैं यहाँ पर एक निशान ही लगा दूँ इसको, इस लॉ को करने के लिए, कि चलो मैं माउस ही यूज़ करता हूँ, एफ नहीं हो रहा, चलें इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें। मैं अभी अपना इसके साथ ना अब ये पैड, ग्राफिक पैड टच करता हूँ तो फिर मैं इस लिखने के काबिल बन जाऊँगा। जस्ट वेट अ बिट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब मैं तकरीबन इसके ऊपर मेरे ख्याल में को राइटिंग कर सकता हूँ। यस, यानी फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये मुझे सॉफ्टवेयर ही अलाउ नहीं कर रहा है, ये मुझे एक्सटर्नल अलाउ नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कि जो हुक्स लॉ है ये कहता ही है कि जी फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। ठीक है जी, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपको एक्सटेंशन मिलेगी। एंड देन एफ इज़ इक्वल टू के एक्स, के इज़ कॉन्स्टेंट, के इज़ कॉन्स्टेंट, इसकी हम बात करेंगे लेटर। ठीक है, तो लेकिन इसमें जाने से पहले टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग हम ये दो बिहेवियर पढ़ते हैं। इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर है क्या? जब आप किसी चीज़ के ऊपर एक फोर्स एक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाता है, उसकी शेप या साइज चेंज हो जाता है, और वो मैं बताता हूँ आपको कैसे हो जाता है। तो आप ज़रा इन वर्ड्स को ज़हन में रखिए, इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर है क्या, मैं इसकी बात करता हूँ आपसे, और आपको मैं आखिरी कुछ स्लाइड्स के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये आप फुटबॉल को किक लगाई है तो उसकी शेप चेंज हो गई है, फोर्स। अब ये जितना इनवर्ड गया है ये इसकी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, ये बॉल थी जिसको इसने किक लगाई थी। अब अगर ये बॉल दोबारा वापस इसी जगह पे आ जाती है व्हेन द बूट इज रिमूव्ड और द फोर्स इज रिमूव्ड, तो हम कहते हैं ये इसका इलास्टिक बिहेवियर है कि इसने जब तक फोर्स अप्लाई की थी तो इसने अपनी शेप और साइज चेंज किया, जो ही फोर्स हटा दी इसने दोबारा अपनी शेप और साइज गेन कर लिया। इसको हम कहते हैं इसका इलास्टिक बिहेवियर। लेकिन अगर ये फट जाता है, आपको इतनी ज़ोर से मारते हैं, किसी बच्चे का बॉल था और आपने इतनी ज़ोर से इसको किक मारी, वो फट ही गया, तो वो वापस अपनी जगह के ऊपर तो नहीं आया, दोबारा उसने अपनी शेप एंड साइज रीगेन तो नहीं की, तो उसको हम कहते हैं वो उसका प्लास्टिक बिहेवियर था। प्लास्टिक बिहेवियर में ऑब्जेक्ट वापस अपनी शेप एंड साइज पे नहीं जाता, ये लंबा हो जाता है, ये टेढ़ा हो जाता है। लुक एट दिस, ये भी एक है, एक बॉल पूरे फोर्स के साथ इस बंदे के मुंह पे लग रहा है और उसके बाद बॉल भी ठीक हो जाता है, बंदा भी ठीक हो जाता है। ये दोनों का इलास्टिक बिहेवियर है। ठीक है, एंड सम टाइम लुक एट दिस, अगर आप फुटबॉल की बजाय इस ब्रिक को लोगे, अब देखिए किस तरीके से मटेरियल टू मटेरियल इनका इलास्टिक बिहेवियर, कि इसमें तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है या कंप्रेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, ये बहुत रिजिड मटेरियल है, तो इसकी इलास्टिसिटी कम है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, और आपको इंजरी भी आ जाती है, और ये भी हम पढ़ेंगे कि वो अगर एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्टिफ है और वो आपको हिट कर जाता है तो आपको डेफिनेटली इंजरी होगी। यहाँ पर हमारे पास फिर कुछ की डेफिनेशंस आती हैं कि हुक्स लॉ कैसे डिफाइन होता है। द अमाउंट ऑफ स्प्रिंग स्ट्रेचेस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू इट। जो मैंने आपको लिखा है कि जो फोर्स अप्लाई होती है और जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो बुक की डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये हमारे पास वो चेंज इन लेंथ या चेंज इन साइज हुआ है इस फोर्स के अप्लाई करने से, और आपके पास हुक्स लॉ की इक्वेशन आ गई है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। अगर ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अलाउ करें लिखने के लिए तो मैं
कह सकता हूँ यहाँ कि यार ये इसकी यूनिट है न्यूटन, और ये जो चेंज ऑफ लेंथ आई है, कंप्रेशन था या स्ट्रेचिंग थी, ये इन मीटर्स है, तो फिर के हमारे पास आ जाता है यूनिट में न्यूटन ओवर मीटर। दैट इज द कि बेसिकली उस मटेरियल को एड्रेस कर रहा होता है जिसको आप डील कर रहे हो। अगर आपने किक ब्रिक को मारी है तो आपकी फोर्स 100 थी और x 5 था, तो k की वैल्यू उसी हिसाब से आई। लेकिन अगर फुटबॉल था और आपने किक उसी फोर्स से लगाई लेकिन एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा होगी तो k डिफर कर जाता है। तो k बता रहा होता है कि आप डिफरेंट स्पेसिमेंस को डील कर रहे थे इस वक्त, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर हम फिर भी बात करेंगे। उसके बाद कहता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स मेजर्स हाउ स्टिफ द स्प्रिंग इज। ये बेसिकली के को डिफाइन कर रहा है, जिसको मैं आज के लेसन में नहीं लेके आना चाह रहा कि मटेरियल कितना सख्त है, कितना ढीला डाला है, उसको हम नहीं करना चाह रहे। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखें, फोर्स एंड एक्सटेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका ग्राफ है। अगर फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो द ग्राफ अप टू हेयर is basically obeying Hooke's law। यहां से यहां तक Hooke's law वायलेट हो रहा है। Hooke's law is not obeyed। No Hooke's law मैं यहां पे कर लेता हूं। No Hooke's law वो वैलिड नहीं है क्योंकि ये प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है आज के लेसन के अंदर कि जब फोर्स अप्लाई होती है तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, और ये एक्सटेंशन और फोर्स आपस में प्रोपोर्शनल है। चलते हैं इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वाकई क्या ऐसा होता है और फिर ये एक्सपेरिमेंट कैसा होगा। तो मैं आपको बिल्कुल टॉप पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पर हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। ये देखें जी, हमारे पास plastic material is one that stays deformed after you have taken the force away। ये तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, वो बिल्कुल डिफॉर्म्ड ही रहेगा, वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा। लेकिन इलास्टिक मटेरियल का था, इफ अ मटेरियल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन यू रिमूव द फोर्स स्ट्रेचिंग और डिफॉर्मिंग इट, तो वो दोबारा रिवर्स हो जाता है, उसको उसका इलास्टिक बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशंस यहाँ से भी आप देख सकते हैं, मैं अलहदा आपको लिखाऊंगा भी। यहाँ पर आ जाए जी, आपको अपनी ग्राफ एक्सपर्टीज बहुत बेहतर करनी है। इसमें एक स्प्रिंग था जैसे ये नज़र आ रहा है, इसके साथ 1 न्यूटन लोड आपने लगाया, ये कुछ थोड़ा सा लंबा हो गया। कितना लंबा हो गया? 1 न्यूटन लोड के ऊपर इसकी एक्सटेंशन हो गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 के ऊपर इसकी एक्सटेंशन हो जाती है 4, 3 के ऊपर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, 2 के ऊपर 4 हो जाती है, 3 के ऊपर 6 हो जाती है, 4 के ऊपर 8 हो जाती है। जिस हिसाब से फोर्स बढ़ रही है उसी हिसाब से आपकी एक्सटेंशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड ये सो ऑन। तो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन में बनता है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। जब फोर्स कोई नहीं थी तो एक्सटेंशन भी कोई नहीं थी, ठीक है। यू जस्ट ड्रॉ द ग्राफ। ये हमारे पास फोर्सेस थी, ये देखें, ये जो हम लोड लगाते जा रहे हैं स्प्रिंग में वो और लंबा होता जा रहा है। ये आपके पास मीटर और पड़ा हुआ है जिससे आप एक्सटेंशन उसकी नोट करते जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप इसके ऊपर एक और फोर्स बढ़ा दें, लेट से 3 न्यूटन कर देते हैं। 3 न्यूटन कर दिया, आपकी एक्सटेंशन स्प्रिंग और ज़्यादा एक्सटेंड कर गया, 6 पे चला गया। ऐसे ये सो ऑन चलता जाएगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन, तो ये हुक्स लॉ बनता जा रहा है। हुक्स लॉ वैलिड है, फॉलो हो रहा है, लेकिन मटेरियल की आखिर एक हद होती है, उस हद तक वो बिहेवियर शो करता है, उसके बाद वो उस बिहेवियर को छोड़ देता है और उसके अंदर उसका इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप अपने कान को जोर से खींचें तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक लिमिट ऐसी आएगी फोर्स की कि अगर आपने ज़रा सी फोर्स और इंक्रीज की तो हो सकता है वो डिफॉर्म हो जाए, वो इंजरी हो जाए, इसमें क्रैक आ जाए, ब्लीड होना शुरू हो जाए और वो वापस अपनी जगह पे ना जा सके। यहाँ पर वो एड्रेस कर रहा है कि यहाँ पर देखें अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। मैं यहाँ पे इसको एड्रेस करता हूँ,
ये मेरे पास एरो है, मैं ये एरो लगा रहा हूँ इधर, ये देखें, ये देखें यहाँ से मुड़ गया, ये ग्राफ वहाँ से टेढ़ा हो गया। इसका मतलब है यहाँ तक वो प्रोपोर्शनल थे, उसके बाद आगे वो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यहाँ पर जो उसकी लास्ट स्टेज है उसको उसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, यानी उसकी लास्ट स्टेज जिसके ऊपर अगर आपने उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई की तो उसके बाद आप जैसे यहाँ पे फोर्स देख लें, आप यहाँ से मेरे ख्याल में 4.5 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाएगा, या हो सकता है अपनी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाए, ठीक है, जिस पे हुक्स लॉ फर्दर वैलिड नहीं रह सकता। हुक्स लॉ फर्दर वैलिड ना रहने का मतलब है कि आपका जो के है वो फर्दर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आप देखें आगे बिल्कुल टेढ़ा होता जा रहा है, आप जितना फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं। मैं फिर इसको करता हूँ, इसमें अपने एरो से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें मैंने इसको स्टार्ट किया, बिल्कुल मैं सीधा जा रहा हूँ, सीधा। आपसे कभी वो पूछता है कि जी इसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ तक है, तो आप एक स्केल रखें और देखें जहाँ से लाइन टेढ़ी हो रही है वहाँ पे आप निशान लगा दें, तो वो वहाँ पर उसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म हो रही है, उसके बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लास में मैं इस एक्सपेरिमेंट की बात करूँगा, आपके साथ लैब में भी इस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह मैं इसके साथ बाकी जो स्लाइड्स हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, और हम आगे कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें। आज आपने इसको देखना क्या है, आज आपने देखना है कि हुक्स लॉ की डेफिनेशन क्या है और के फॉर्मूले में किसके बराबर होता है और उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आप जिसको को आप देख सकते हैं कि भाई मैंने आज ये पढ़े और इनके नोट्स भी यहाँ से अचीव मिल सकते हैं आपको, ठीक है।